Thank you very much for this opportunity and for organizing this wonderful pre-launch program. We all are so thankful to the diaspora community in Australia for such wonderful platform provided to all of us. कपिल मिश्रा जी जो बात कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने एक झूठ का नैरेटिव गढ़ा और उस झूठ के नैरेटिव में ये था कि 23 तारीख को 3 बजे 23 फरवरी को कपिल मिश्रा ने एक भाषण दिया और उसके बाद दंगे हो गए। उन्होंने ये जानबूझकर एक झूठा नैरेटिव बनाया और जबकि सच्चाई ये थी कि 15 दिसंबर 2019 से लेकर एक पूरा षड्यंत्र चल रहा था, एक कॉन्स्पिरेसी थी, प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, ये कोई स्पॉन्टेनियस राइटिंग नहीं थी। ये एक इसको कहें कि अर्बन माओइस्ट वॉरफेयर था, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। पहली बार ऐसा प्रयोग हुआ था जिसको देश के अन्य हिस्सों में रिपीट करने की, रेप्लिकेट करने की उन्होंने प्लानिंग बनाई थी। लेकिन यहाँ क्या था कि 15 दिसंबर 2019 से ये लोगों ने डिफरेंट फेजेस में ये सारा कभी ये धरने प्रदर्शन पर बैठ रहे थे एक तरफ, तो दूसरी तरफ वायलेंस हो रही थी। तो इनका ये कहना कि जो वायलेंस ये पीसफुल प्रोटेस्ट थे, बिल्कुल नहीं थे। उसके हम रिकॉर्ड दिए हैं जो पुलिस स्टेशन में वहां पर दंगे के या वायलेंस की जो भी वहां घटनाएं हुई और उसका FIR दर्ज हुई, उसके हमने रिकॉर्ड दिए। हमने ये बताया है कि जो हाई बिल्डिंग्स थी, हाई राइज बिल्डिंग्स, उनके ऊपर वो कैटapults वेल्डिंग किए हुए थे। इसका मतलब ये अचानक से नहीं हो जाता है। एसिड के पाउच टनों टन इकट्ठे किए हुए थे। ये सब स्पॉन्टेनियस नहीं होता है एक भाषण से। और इतनी सारी चीजें कि स्कूल में जो मुस्लिम बच्चे थे उनको 11 बजे छुट्टी करा के उनकी मदर लेकर जा रही है, सभी बच्चों की उनके माता पिता अभिभावक लेकर जा रहे हैं और ये कहा कि बलवा होने वाला है। एक बच्चा कोचिंग सेंटर में, मुस्लिम बच्चा जाता है और वो अपने बैग में ईंटें भर के ले जाता है। पूरे इलाके में सब मुस्लिम लोगों को पता था कि आज यहाँ दंगे होने वाले हैं और ये पूरा रेडिकल लेफ्ट और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, उन दोनों की गठजोड़ का नतीजा था ये दंगे। और इसी तरह का इन्होंने प्रयास अभी जैसे बेंगलोर में किया, इसी तरह की रेपिटेशन ये दुनिया के और कोनों में भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनको इंटेलेक्चुअल कवर देने वाले लोग उनसे भी गलत है। वो लेफ्ट है, वो लेफ्ट लॉबी है जो 1940s से मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट को अपनी स्ट्राइकिंग आर्म के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। तो ये सारा सच जब हमने जाकर ग्राउंड पर देखा तो सच के कितने रूप देखे जो प्याज के छिलके की तरह उतर उतर कर सामने आ रहे थे और मीडिया में बहुत कुछ और दिखाया जा रहा था। तो किन लोगों को डर पड़ गया कि ये लोग क्या बताने वाले हैं, ये तो नैरेटिव बदल जाएगा। तो उनको जो डर था वो 22 अगस्त को बाहर आया जब उनको पता चला कि ऐसी कोई किताब आ रही है। और आप देखिए कि किताब का उन्होंने एक पन्ना खोला नहीं, किताब उनके हाथ में आई नहीं और उन्होंने हमें क्या कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये ऐसी राइटर है, इन्होंने ट्रैश लिखा है, इनका तो प्रोपेगेंडा है, इनका ये है और इनको तो कोई एलीट पब्लिशर थोड़ी ना ढूंढना चाहिए था, कोई अपने लायक ढूंढ लेते। ये सब लोग जर्नलिस्ट इंडिया के, उसमें सबा नकवी थी, निधि राजदान थी, उसमें और लोग थे, अतीश तसीर बैठे हुए अफगानिस्तान में वो लिख रहे थे हमारे अगेंस्ट। यूके में बैठे हुए विलियम डरलिम्पर लिख रहे थे कि मैं इसको रुकवाता हूं। और वही लोग हैं जो भारत के अंदर लिटरेचर फेस्टिवल माफिया चलाते हैं, पब्लिकेशन माफिया चलाते हैं।
तो इन सारे लोगों को एक बहुत अच्छी तरह से एक्सपोज हुए हैं, खुद एक्सपोज हुए हैं। ये तो कहते थे कि अगर किताब को आपको काउंटर करना है तो किताब लिखिए, यही बात कहते थे ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर यही करते थे ना। जब इनको टेररिस्ट के लिए, कन्विक्टेड जो है माओइस्ट के लिए कुछ कहना होता था तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते थे। कपिल जी बात कर रहे थे सफूरा जरगर की, ह्यूमन कहानियां बनाना और उनको विक्टिम के तौर पर प्रेजेंट करना, ये काफी समय से करते आ रहे हैं। और हम सब अगर मिलकर इनको एक अपना इकोसिस्टम अच्छे से डेवलप करके, स्ट्रेंथन करके, इनको अगर हम चोट नहीं पहुंचाएंगे, इनको अगर हम शीशा नहीं दिखाएंगे, तो ये वैसे ही करते आएंगे जैसे ये पहले करते आए। ये लोग तस्लीमा नसरीन की किताबों को बैन करवा देते थे। ये लोग जब चाहते थे जिसको लिटरेचर फेस्टिवल में आने नहीं देते थे। अरुण शौरी की किताब बैन हो जाती थी। और जो है अगर इनको कुछ भी पसंद नहीं है, कोई सीरियल, कोई फिल्म, तो उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट लेके बैन करवा देते थे। अब दिक्कत ये है कि ये लोग इररेलेवेंट हो गए और उनको अपनी चिंता हो रही है, तभी ऐसे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। इनका किला पॉलिटिकली डेसिमेट हो चुके हैं ये। लेकिन अब ये थोड़ा बहुत जो इंटेलेक्चुअल स्फीयर में, इंटेलेक्चुअल उसमें अभी भी ये लोग अपना कब्जा जमाए हुए हैं। डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस अभी तक इनकम्प्लीट है। Someone had just mentioned that these gatekeepers of colonialism, yes, they are the ones who have smothered, who have in fact bullied the people here. They have stone pelted, they have done verbal stone pelting on us as authors. But truth must come out. And we, the people of this new India, we are not going to be bullied by them. So we are here, we have written a book on Delhi riots, and we will keep writing. We will keep writing. We might not be the big names. Yes, we are not William Dalrymple. But yes, we will keep writing. And I assure you that we are not again going to publishers like Bloomsbury. They must know that they have to pack up if they are not going to publish the truth in India. Publisher का काम होता है सच्चाई को बाहर लाना, और इनको अपने प्रोसेस पर ब्लूम्सबरी को भरोसा नहीं है। अपना इन्होंने एडिटिंग कर ली थी, पूरा कंटेंट वेरीफाई कर लिया था और उसको इन्होंने वापस कर लिया दबाव के अंदर। और मैं आपको एक और बात बताऊं, दिल्ली दंगों पे इन्होंने एक, आप बात कर रहे थे कि इनको तो हैरी पॉटर टाइप का फिक्शन चाहिए, बिल्कुल सही कहा। शाहीन बाग, अ प्रोटेस्ट मूवमेंट, वो किताब ये छापते हैं। उसके ऑथर लिखते हैं कि ताहिर हुसैन इनोसेंट है, उसको छापते हैं। वो किताब जुलाई में आती है और ये पब्लिकेशन माफिया इस लॉबी के दबाव में आकर 22 अगस्त को इस शाहीन बाग की किताब को प्रमोट करते हैं और हमारी किताब को विड्रॉ करते हैं। तो ये सारे सच एक एक करके सबके सामने आ रहे हैं। सभी नेशनलिस्ट लोगों की उसमें पब्लिशर भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, राइटर्स भी हैं, और हम अपने अपने स्तर पर जितना प्रयास कर सकते हैं इसमें अपना अपना हम लोग गिलहरी प्रयास करें, और इसी से एक हम ऐसा इकोसिस्टम बनाने में सफल होंगे जो 5000 साल पुरानी इस सिविलाइजेशन को एक अच्छे से ठीक पर्सपेक्टिव में दुनिया के सामने रखने में मदद करेगा। वंदे मातरम, जय हिंद।